हेलो स्टूडेंट्स, आइए समझते हैं पोजीशन और वेलोसिटी वेक्टर को। तो पोजीशन और वेलोसिटी वेक्टर कई बार सवालों में दिक्कत करते हैं आप लोगों को निकालने में। तो जैसे मान लीजिए कोई एक पार्टिकल है, ये पॉइंट पी पर है 0,0 ओरिजिन से पॉइंट पी पर है, ठीक। अब जाहिर सी बात है एक्स एक्सिस से भी इसकी कुछ दूरी है, ठीक है, और वाई एक्सिस से भी इसकी कुछ दूरी है, ठीक। अब ये पार्टिकल उदाहरण के तौर पे ऐसे चला और ऐसे चलते हुए ये यहां कहीं आ गया, पी से पी डैश पर आ गया, ठीक। तो अब अगर देखें, पहले इसका एक्स और वाई कोऑर्डिनेट कुछ ऐसे होगा, अब इसका वाई और एक्स कोऑर्डिनेट कुछ यहां पर है, ठीक। तो अब इसको हम लोग वेक्टोरियली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो हमने मान लिया कि यहां पर ये x1 पोजीशन पर है और ये y1 पोजीशन हो गई, ठीक। और यहां मान लिया कि ये x2 पोजीशन पर है और ये y2 पोजीशन हो गई, ठीक है। तो अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करें, इसके पोजीशन वेक्टर कैसे लिखें? तो जो इनिशियल पोजीशन वेक्टर होगा, पोजीशन वेक्टर को ऐसे लिखेंगे, तो जो इनिशियल पोजीशन वेक्टर होगा मैं उसको कैसे लिखूंगा? दैट इज आर वेक्टर बराबर, पहले एक्स एक्सिस में ये पार्टिकल कहां पर है? x1 पोजीशन पे, ठीक है ना। तो मैं लिखूंगा x1 आई कैप, ठीक। फिर प्लस y कोऑर्डिनेट में ये कहां पर है? y1 पर, तो लिखूंगा y1 j कैप, ठीक। ये इसका इनिशियल पोजीशन वेक्टर हो गया, इनिशियल पोजीशन वेक्टर हो गया, ठीक है। अब इसका फाइनल पोजीशन वेक्टर, इसका फाइनल पोजीशन वेक्टर क्या होगा? ये पार्टिकल यहां x2 पोजीशन पर आ गया, तो मैं लिखूंगा x2 आई कैप, ठीक है, x एक्सिस में इतना चल गया, प्लस y2 j कैप, ठीक है। ये इसका फाइनल पोजीशन वेक्टर हो गया। तो कई बार प्रॉब्लम होती है, लोग अक्सर कर, मान लीजिए मैं पूछूं कि यहां से यहां इसका कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, इस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट निकालो वेक्टर फॉर्म में, ठीक है, यानी कि उदाहरण के तौर पे डेल्टा आर निकालो डिस्प्लेसमेंट। तो मैं क्या करूंगा? डिस्प्लेसमेंट आप जानते हैं क्या होता है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। जो स्केलर फॉर्म में करते हैं बस थोड़ा सा यही काम करना हम लोगों को वेक्टर फॉर्म में मिलता जुलता। तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, माइनस इनिशियल पोजीशन, ठीक। तो फाइनल पोजीशन क्या होगी? ये x2 आई कैप प्लस y2 j कैप, और इनिशियल पोजीशन क्या होगी? ये वाली x1 आई कैप प्लस y1 j कैप, ठीक। i को i से घटा लो, j को j से घटा लो, ठीक। तो जो इसका फाइनल पोजीशन वेक्टर का आंसर आएगा, फाइनल डिस्प्लेसमेंट जो आएगा वो क्या आएगा? दैट इज x2 माइनस x1 आई कैप में आंसर आ जाएगा, माइनस प्लस y2 माइनस y1 का होल j कैप, ठीक है। इस तरह से हमारे ये टर्म्स बैठ जाएंगे, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। तो जब हम लोग सॉल्व करेंगे x2 माइनस x1, हम लोग कोई वैल्यू ली होगी यहाँ पर, x2 फॉर एग्जांपल 5 मीटर है, x1 3 मीटर है, तो 5 माइनस 3, ठीक है।
तो उदाहरण के तौर पे 5 माइनस 3 ये आ गया 2i कैप, ठीक है, प्लस y2 भी उदाहरण के तौर पे मान लीजिए y2 पहले, ठीक है, क्या करता y2, हाँ y2 मान लीजिए उदाहरण के तौर पे कि है आपका 3 फॉर एग्जाम्पल, और y1 था आपका 5, ठीक है, तो 3 माइनस 5 कितना हो गया, 3 माइनस 5, ठीक है, कितना हो गया, माइनस का 2j कैप। तो जो ओरिजिनल आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, 2i कैप माइनस 2j कैप, ठीक है। इस तरह से इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ है, एक्स एक्सिस में आगे बढ़ा है, वाई एक्सिस में पीछे आया है, ठीक है। तो इस तरह से इसका आंसर आ जाएगा, जे में पीछे गया है, ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव में हो गया, और एक्स में आगे जाया है तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव में आ गया, ठीक है। इसी तरह से हम लोग वेलोसिटी भी निकाल लेते हैं, बस कुछ नहीं करना है, इसका वेलोसिटी वेक्टर निकालना है अगर, तो वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो जो भी आपका वेलोसिटी वेक्टर्स आएंगे, ठीक है, एक्स एक्सिस का अलग निकाल लो, वाई एक्सिस का अलग निकाल लो। तो एक्स एक्सिस में आएगा 2i कैप, ठीक है ना, पर यूनिट टाइम जो भी टाइम लगा हो dt, ठीक है, और वही टाइम वाई एक्सिस में भी चलने में लगा होगा, तो वाई एक्सिस का वेलोसिटी वेक्टर आएगा माइनस का 2j कैप बाई टी, ठीक है ना। तो आंसर आ जाएगा हमारा, वेलोसिटी वेक्टर जो आएंगे हमारे वो क्या आएंगे, दैट इज डेल्टा v इज इक्वल्स टू vx प्लस vy वेक्टर, दोनों को जोड़ेंगे तो डेल्टा v इज इक्वल्स टू 2i कैप माइनस 2j कैप बाई टी, ऐसे करके हमारे आंसर आते हैं। जो वैल्यू दी गई होगी उस हिसाब से सवाल सॉल्व करेंगे। अलग अलग तरीके के सवाल सॉल्व होते हैं जब आप प्रोजेक्टाइल मोशन करेंगे, तो प्रोजेक्टाइल मोशन में कई बार ये कॉन्सेप्ट बड़े काम आते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन के अच्छे क्वेश्चन जो होते हैं वो ज्यादातर आप लोगों के फॉर्मूले, जो फॉर्मूले हैं जनरल, अगर हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन या मोशन इन 2D को दो टुकड़ों में तोड़ के देखें, दो टुकड़ा मीन्स एक टुकड़ा एक्स एक्सिस का, एक टुकड़ा वाई एक्सिस का, ठीक, और उसको अलग अलग मोशन इन 1D के हिसाब से सॉल्व करें तो हमारा सवाल थोड़ा इजी हो जाता है। वेक्टोरियल फॉर्म में जब उसको सॉल्व करें, एक्स एक्सिस को अलग सॉल्व करें, वाई एक्सिस को अलग सॉल्व करें, तो जब अलग सॉल्व करने के बाद फिर बाद में मिलाएं तो उससे हमारा सवाल इजी हो जाता है। डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन, क्वेश्चन किस तरह का है उसके हिसाब से हम लोग सवाल सॉल्व करते हैं। तो इस तरह से वेलोसिटी, और ऐसे एक्सेलरेशन भी निकल आएगा क्योंकि एक्सेलरेशन भी वेक्टर होता है, तो इस तरह से एक्सेलरेशन का भी वेक्टर फॉर्म निकल आएंगे हम लोगों के, ठीक है। तो ये तरीका होता है वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट या एक्सेलरेशन निकालने के वेक्टोरियल फॉर्म में। फिर उसके बाद हम लोग इसके बाद जानने जा रहे थे मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर्स, मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन में दो टाइप के प्रोडक्ट होते हैं, एक होता है स्केलर प्रोडक्ट जिसे हम लोग डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं, और एक होता है वेक्टर प्रोडक्ट जिसे हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। तो डॉट प्रोडक्ट क्या है, इसको स्केलर प्रोडक्ट भी कहा जाता है, स्केलर प्रोडक्ट, ठीक। तो मैं फिर से एक बार रिपीट कर दूं कि मैं सिर्फ उतना बता रहा हूं आप लोगों को जितना आपके एग्जाम के लिए नेसेसरी है, ठीक है। बातें बताने को बहुत सारी हैं लेकिन कोई फायदा नहीं है उसका, ठीक है। तो सिर्फ उतना जानिए जितना एग्जाम के लिए नेसेसरी है। इन सब कॉन्सेप्ट से आपके नीट के एग्जाम में क्वेश्चन आराम से लग जाएंगे, कोई इशू नहीं होगा, ठीक है। और अगर कोई इशू है तो आप लोग अपना कमेंट सेक्शन में मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कोई इशू है तो मैं उसका जवाब आपको दे दूंगा, कोई एनी सवाल, कोई डाउट वो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो देखिए अब डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट क्या है, तो डॉट प्रोडक्ट
या स्केलर प्रोडक्ट, ऐसा प्रोडक्ट जिसमें अगर कोई दो वेक्टर को हम लोग मल्टीप्लाई कराएं, कोई दो वेक्टर को हम लोग मल्टीप्लाई कराएं तो उसका जो आंसर आए वो वेक्टर ना हो, वो स्केलर हो। ठीक, तो ऐसे प्रोडक्ट को हम लोग डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। यानी ऐसी कोई दो फिजिकल क्वांटिटी जो वेक्टर्स हो बट उनको मल्टीप्लाई कराने पे जो तीसरी फिजिकल क्वांटिटी आ रही है वो वेक्टर ना हो, वो स्केलर हो। ठीक है, उदाहरण के तौर पे जैसे वर्क डन, फोर्स वेक्टर होता है, डिस्प्लेसमेंट भी आप जानते हैं वेक्टर होता है, बट वर्क डन वेक्टर नहीं होता। तो इसलिए इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा? डॉट प्रोडक्ट। इसी प्रकार से जैसे फोर्स और वेलोसिटी का प्रोडक्ट, ये पावर होता है, पावर भी स्केलर क्वांटिटी होती है। इसी तरह से कई टर्म्स हैं। तो डॉट प्रोडक्ट ऐसा प्रोडक्ट होता है जिसमें दो फिजिकल क्वांटिटी जो वास्तविकता में वेक्टर फॉर्म हो और उससे जो तीसरी फिजिकल क्वांटिटी निकल के आए वो वेक्टर ना हो, वो स्केलर हो। ठीक है, ऐसे प्रोडक्ट को हम लोग डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, तो डॉट प्रोडक्ट बेसिकली क्रॉस प्रोडक्ट से थोड़ा इजी होता है सॉल्व करने में। ठीक है, और जब हम लोग यूनिट वेक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट देखते हैं, डॉट प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर, ठीक है, तो उसमें एक चीज का ध्यान रखते हैं। हाँ, एक चीज और बताना भूल गए। तो जब मैं उसको स्केलर फॉर्म में खोलूंगा, अगर मुझे मैग्नीट्यूड निकालनी है तो मैं भूल गया, तो उसको खोल के मैं क्या लिखूंगा? अगर सी का मुझे मैग्नीट्यूड निकालना है तो दैट इज ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस ऑफ थीटा, दोनों के बीच में जो एंगल है वो। ठीक है, ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस ऑफ थीटा, दोनों के बीच में जो एंगल है, ठीक है, वो। अब एंगल कैसे देखा जाता है? ठीक, तो वो भी देख लीजिए। जैसे ए वेक्टर कुछ ऐसे जा रहा है, ठीक है, बी वेक्टर कुछ ऐसे है, तो ए और बी की जो टेल टेल आपस में मिल रही है, इसके बीच का एंगल क्या होगा? थीटा। कई बार ये कंपोनेंट बनाने को भी आते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ कंपोनेंट, तो वो भी आपको बताएंगे। ठीक है, कि उदाहरण के तौर पे मान लीजिए कि अगर मुझे बी ऐसे जा रहा है, लेकिन बी का ये वेक्टर का एक कंपोनेंट मुझे ए के अलोंग बनाना है, तो मैं लिखूंगा कंपोनेंट, ये बड़ा काम आते हैं ये कॉन्सेप्ट आगे, बी अलोंग ए के अलोंग बी वेक्टर के कंपोनेंट, तो वो क्या होंगे? देखिए, इसका एक जुगाड़ होता है। ठीक है, जिसका कंपोनेंट बनाना हो उसकी तरफ, जैसे बी का कंपोनेंट बनाना है ए के अलोंग, तो बी को ए की तरफ अलाइन कर दो। ठीक है, ऐसे आपने अलाइन किया, तो जब बी को ए की तरफ आप अलाइन करेंगे बी के कंपोनेंट को, तो देखिए क्या होगा? ये ए वेक्टर तो है ही है। अब बी का कंपोनेंट कैसे बनाएंगे? तो हम लोग को एक जुगाड़ सिखाया जाता था कि जिधर कोण होगा थीटा, कहां से कोण, उधर ही कहां से कॉस। तो बी अगर इधर है तो बी का कोण, कहां से कोण, कहां से कॉस, तो बी कॉस थीटा इधर होगा, बी का कॉस कंपोनेंट इधर होगा, कहां से कोण, कहां से कॉस। ठीक है, बी का कॉस कंपोनेंट इधर होगा, और इस कॉस के जस्ट परपेंडिकुलर इसका साइन कंपोनेंट होगा। तो कॉस का परपेंडिकुलर ऐसे जाएगा, तो इधर इसका साइन कंपोनेंट होगा। तो ऐसे हम लोग साइन और कॉस कंपोनेंट भी बना सकते हैं। ठीक है, ये तरीके अभी आगे आते हैं, क्वेश्चनों में बड़े काम आते हैं। ठीक है ना, अगर इधर बी वेक्टर है, इसका कंपोनेंट मुझे ए के अलाउंग चाहिए ताकि दोनों वेक्टर एक लाइन में आ जाए। ठीक है ना, एक लाइन के अलाउंग आ जाए, तो बी का जो कंपोनेंट इसके अलाउंग आएगा दैट इज कॉल्ड बी कॉस थीटा, कहां से कोण, कहां से कॉस, और इस कॉस के जस्ट परपेंडिकुलर साइन वाला कंपोनेंट होगा।
ठीक है, इस तरह से कंपोनेंट बनाना हम लोग देख लेते हैं यहां से। ठीक, फिर यूनिट वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट। तो देखिए, जैसे मैं दो यूनिट वेक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई कराऊं, ठीक है, दैट इज आई डॉट आई वेक्टर आई कैप डॉट आई कैप। तो मैं इसको कैसे लिखूंगा? मैं लिखूंगा आई का मैग्नीट्यूड इंटू आई का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस ऑफ थीटा। अब जाहिर सी बात है, आई है तो दोनों एक्स एक्सिस में होंगे, एक ही एक्सिस में होंगे, यानी दोनों के बीच में कोई एंगल नहीं होगा। थीटा क्या होगा? 0 डिग्री होगा। और कॉस 0 की वैल्यू 0 नहीं 1 होती है। तो इसका मतलब है हमें जो भी आंसर मिलेगा वो 0 तो नहीं होगा। आई बात समझ में कि नहीं? ठीक है, 0 नहीं होगा। लेकिन अगर दो डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई कराया जाए, जैसे मैं आई डॉट जे कराऊं या आई डॉट के कराऊं, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा कि आई और जे में भी आप जानते हैं एंगल 90 डिग्री का होगा। ठीक है, तो मैं लिखूंगा आई जे कॉस 90 या आई के कॉस 90। ठीक है, तो उस केस में आंसर 0 होगा। यानी दो डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स का प्रोडक्ट हमेशा 0 आएगा और दो सेम यूनिट वेक्टर्स का प्रोडक्ट 0 नहीं आएगा। तो कभी भी कोई दो डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स को मल्टीप्लाई कराना हो, आई जे जे के, ठीक है, आई के, इनको मल्टीप्लाई कराना, आंसर 0 आएगा। भले ही कोई भी साथ में उनके मैग्नीट्यूड लिखी हो, आंसर 0 आएगा। अगर सेम वेक्टर्स हैं तो फिर आंसर कुछ ना कुछ आएगा। समझ में आई बात कि नहीं? ठीक है, तो ये होता है डॉट प्रोडक्ट का तरीका। ठीक, तो अभी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताता हूं कि डॉट प्रोडक्ट के क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं। ठीक है।